Rahim. Today's topic of discussion is EFI obstetric MCQs revision. तो जो मोस्ट रिपीटेड MCQs है उसको डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी इन कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट प्रेगनेंसी में बढ़ जाती होती है। अपने ये बात याद रख लेनी है कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, सोडियम की वाटर की रिटेंशन होती है। सोडियम और वाटर की रिटेंशन की वजह से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती होती है। और कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। इन शॉर्ट कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट सारी बढ़ जाती होती है। कार्डिक आउटपुट 30 to 50% बढ़ती है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 10% तक बढ़ता है, और जो हार्ट रेट है वो 10 to 20% आपको देखने को मिलता होता है। जो मैक्सिमम कार्डिक आउटपुट होती है प्रेगनेंसी में 16 से लेकर 28 वीक्स पे आपको देखने को मिलती है। बस ये रट्टा मारना कि 40% प्रेगनेंसी में होती है, 50% लेबर की कॉन्ट्रैक्शन में होती है, और 80% पोस्ट पार्टम फेज में आपको देखने को मिलती होती है। तो प्रेगनेंसी में कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता होता है। और जो कार्डिक आउटपुट होती है हाईएस्ट ड्यूरिंग द डिलीवरी पोस्ट पार्टम फेज में आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद एक और चीज़ भी रट्टा मार लेनी है कि वो कौन से पैरामीटर्स प्रेगनेंसी में कम हो जाती है। अब जो प्रोजेस्टेरोन है इसमें स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करानी है, तो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन की वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, मीन आर्टेरियल प्रेशर भी कम हो जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, और एवी ऑक्सीजन ग्रेडियंट ये भी कम हो जाएगा, यानी वीनस ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन आपको देखने को मिलती होती है। अब इसके बाद है कंटेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन अम्बिलिकल वेन। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है इसमें 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन होता है। इसके अलावा वाटर जेली भी देखने को मिलता है। जो अम्बिलिकल वेनस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया इन प्रेगनेंसी। ओके, ग्लाइकोस्यूरिया इन प्रेगनेंसी। तो जो प्रेगनेंसी में जो ग्लाइकोस्यूरिया होता है वो नॉर्मल कंडीशन होती है। वाई ग्लाइकोस्यूरिया, क्योंकि ना प्रेगनेंसी में क्या होता है, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसकी वजह से जीएफआर बढ़ जाती होती है, और जीएफआर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ग्लाइकोस्यूरिया होता है। इसके अलावा जो आपका प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल होता है उसमें जो रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है वो भी सैचुरेट हो जाता है, तो इस वजह से आपको देखने को मिलता है ओके ग्लाइकोस्यूरिया। इसके बाद अगला पॉइंट है की हार्मोन फॉर लैक्टेशन। तो जो लैक्टेशन के लिए जो हार्मोन होता है वो प्रोलैक्टिन होता है। अब ईएफआई में एक मिस्टेक लिखी हुई है, ईएफआई में लिखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन कम हो जाता है, लेकिन असल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता होता है। ओके, बस प्रेगनेंसी में रट्टा मार लेना, प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन का लेवल ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है, कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है। ये तीनों हार्मोन इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाते हैं। इसके अलावा थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो बाउंड T3 T4 है वो भी ज़्यादा हो जाती है, और प्रोलैक्टिन का लेवल भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन है वो सप्रेस हो जाता होता है। क्लियर, सही हो गया। इस तरीके से आप MCQs को पिक करना होता है। कॉज ऑफ हार्ट बर्न एंड द कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न क्यों होगा, एक बात रट्टा मार लेना कि GIT पे प्रेगनेंसी का क्या इफेक्ट होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, रिफ्लक्स, इसोफेजाइटिस है, ओके, हेमोराइड्स हो सकती है, कोलिस्टेसिस हो सकता है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। वाई गर्ड, गर्ड क्यों होगा, हार्ट बर्न क्यों होगा, क्योंकि जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी टोन खत्म हो जाती है। अगर गैस्ट्रिक मोटिलिटी खत्म हो जाएगी तो डिलेड गैस्ट्रिक टाइम होगी, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन कम हो जाती है। दैट इज वाई प्रेगनेंसी में हेपेटिक अल्सर डिजीज ठीक हो जाता होता है। स्मॉल बोवल की मोटिलिटी कम हो जाती है, लेकिन आयरन की एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन की मोटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम होने की वजह से और सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलती है। ओके, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा प्रेगनेंसी का इफेक्ट। इसके बाद है एंटीनेटल केयर एंड द इन्वेस्टिगेशंस। ओके, ठीक हो गया, एंटीनेटल केयर एंड द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा एक बात रट्टा मार लेना, अगर कोई फीमेल बुकिंग विजिट के लिए आई है तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे। पहले CBC करा लोगे जिसमें आप HB को देखोगे, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल करा लोगे जिसके अंदर आप एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया को देखते हैं। नंबर 3 ब्लड ग्रुपिंग करा लोगे RH आइसोइम्यूनाइजेशन को या RH इनकम्पैटिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए। इसके बाद इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग करा लोगे, किसकी कराओगे, हेपेटाइटिस B की, सिफिलिस की, HIV की और रूबेला की। इसके अलावा डेटिंग स्कैन या फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन करा लोगे। ओके, अब एक बात रट्टा मार लेना कि अच्छा यहाँ पे इसने इन्वेस्टिगेशन क्या दी हुई है, CVS दी हुआ है। ओके, जो आपके जो टेस्ट होते हैं ना, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, 2 तरह के होते हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। जो नॉन इन्वेसिव है इसमें अल्ट्रासाउंड आ जाता है, और बता सकते हो अल्ट्रासाउंड किन किन कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो जो अल्ट्रासाउंड होता है ये आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए होता है, गैस्ट्रोसाइटिस के लिए होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा ट्विन टू ट्विन ट्रांसफिजन सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए भी होता है। ओके, जबकि इन्वेसिव टेस्ट के अंदर आपके CVS, एमनियोसेंटेसिस और कोर्टोसेंटेसिस है। तो CVS और जो यानी कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग और एमनियोसेंटेसिस ये डायग्नोस करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टिक फाइब्रोसिस है। इसके अलावा लाइक हम कह सकते हैं कि गैस्ट्रोसाइटिस आप कह सकते हो, नहीं गैस्ट्रोसाइटिस तो उसमें आ जाएगा। ओके, नहीं गैस्ट्रोसाइटिस इसमें नहीं आएगा, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाएगा, आपका थैलासीमिया वगैरह आ जाएगा। इनको डायग्नोस करने के लिए कौन से होते हैं, आपके इन्वेसिव टेस्ट वगैरह आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, जो कोर्डोसेंटेसिस होता है वो एलोम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए होता है, और बल्टा मारनेला जो CVS होता है वो 11वें हफ्ते पे करते हैं, एमनियोसेंटेसिस 15वें हफ्ते पे करते हैं, कोर्डोसेंटेसिस 20वें हफ्ते पे करते हैं। CVS में जो मिसकैरेजेस के चांसेस 2% होते हैं, एमनियोसेंटेसिस में 1% होते हैं, और कोर्डोसेंटेसिस में 2 से लेकर 5% होते हैं। अब प्रेगनेंसी में 2 तरह के अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक 11 to 14 होता है जिसको डेटिंग स्कैन या अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन कहते हैं, और दूसरा होता है आपका
18 से लेकर 22 बजे, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली स्कैन या टारगेट स्कैन वगैरह कहते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। अब जो डेटिंग स्कैन होता है किन किन चीज़ों को देखने के लिए काम आता है? नंबर 1 वायबिलिटी को चेक करने के लिए, नंबर 2 जेस्टेशनल एज को देखने के लिए, नंबर 3 मल्टीपल प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए, नंबर 4 कोई फीटर एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी देखते हैं डाउन सिंड्रोम के अंदर, प्लेसेंटा को लोकलाइज करने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड के असेसमेंट के लिए। और एमनियोटिक फ्लूइड के असेसमेंट के लिए आपने दो चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है, मैक्सिमम वर्टिकल पूल और दूसरा आता है आपका AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जो कि ओलिगोहाइड्रोमनियास पॉलीहाइड्रोमनियास में डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वर्टिकल पूल अगर 2 सेंटीमीटर से कम का है तो वो ओलिगोहाइड्रोमनियास है, 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है तो वो पॉलीहाइड्रोमनियास होता है। इसके बाद अगर मैं और एक्सप्लेन करूं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है 5 सेंटीमीटर से कम का तो ओलिगोहाइड्रोमनियास है और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा का तो पॉलीहाइड्रोमनियास हो जाएगा। क्लियर, तो ये डेटिंग स्कैन के फायदे बता दिए हैं। जो नॉर्मली स्कैन या टारगेट स्कैन होता है ये करते होते हैं, ये इसको 20 वीक स्कैन भी कहते हैं, 18 से लेकर 22 हफ्ते पे होता है। ओके, अब इसकी किन किन नॉर्मली इसको डिटेक्ट करता होता है? फॉर एग्जाम्पल एनेन्सेफली है, स्पाइना बाइफिड है, हाइड्रोसेफलस है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एक कॉन्ट्रोप्लेजिया है, एब्डोमेन के अंदर ओम्फेलोसील गैस्ट्रोशाइसिस है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होता है। और एक और बात रट्टा मार लेना, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, उसके अलावा स्पाइंस और कॉर्पस कैलोसम, इन तीनों को देखने के लिए 3D अल्ट्रासाउंड कराते होती है। क्लियर, सही हो गया। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो जो मल्टीपल प्रेगनेंसी की क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती है? जब भी मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है ना तो नॉर्मल प्रेगनेंसी की सारी कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती होती है। ओके ओके, अब मेन जो आपने रट्टा मारना है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से क्या होता है? प्री टर्म बर्थ हो सकता है। क्यों होगा? यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन की वजह से। ओके, यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन की वजह से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, सही हो गया। ओके, अब यहाँ पे ना अल्ट्रासाउंड में एक साइंस देखते होते हैं जो कि कौन सा होता है? पी के लैम्डा साइन है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ट्विन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक ट्विन होते हैं। ओके, जो डाइजाइगोटिक ट्विन होते हैं दो सेपरेट ओवा की दो डिफरेंट स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होती है, दो सेपरेट ओवा की दो सेपरेट डिफरेंट स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होती है। क्लियर, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्विन होता है। इसको हम कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन या उसको हम नॉन आइडेंटिकल ट्विन या फ्रेटर्नल ट्विन्स भी कहते होते हैं। ठीक हो गया। अब डाइजाइगोटिक ट्विन में क्या होता है? डाइजाइगोटिक ट्विन हमेशा क्या होते हैं? डाइकोरियोनिक और डाइएमनियोटिक आपको देखने को मिलते होते हैं और हमेशा डिफरेंट सेक्स के होते हैं। क्लियर, जो मोनोजाइगोटिक ट्विन क्या होता है? एक जो फर्टिलाइज जाइगोट था वो क्लीवेज हो गया दो जाइगोट के अंदर, दो एम्ब्रियो के अंदर। ठीक हो गया, यानी जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं। ओके, यानी जो ऑल मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसीज आर मोनोजाइगोटिक, यानी जो मोनोजाइगोटिक होती है ना वो उसमें से जो मोनोकोरियोनिक है वो सारी की सारी मोनोजाइगोटिक होती है। क्लियर, अब क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, सेम सेक्स के होते हैं, सेम एमनियोटिक कैविटी को शेयर करते हैं, कोरियन को सेपरेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्लीवेज किस टाइम पे हुई है। फॉर एग्जांपल अगर डिवीजन अगर 3 दिन के अंदर हो गया तो डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विन होगा, यानी जल्दी हो गई है तो डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक है। अगर ऑलमोस्ट अगर हम बात करें अच्छा डाई कोरियोनिक और डाई एमनियोटिक, इसके अंदर कौन सा साइन मिलेगा अल्ट्रासाउंड के अंदर? ट्विन पीक साइन या लैम्डा साइन आपको देखने को मिलता है। ओके, ट्विन पीक साइन या लैम्डा साइन ये किसके अंदर आता है? डाई कोरियोनिक और डाई एमनियोटिक के अंदर। अगर डिवीजन या क्लीवेज 4 से लेकर 7 दिन पे हुआ है तो ये मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विन होता है, जो कि 70% होते हैं मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक। और मोनोकोरियोनिक ट्विन वाले में एक सिंड्रोम देखने को मिलता है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम। ओके, और इसमें जो अल्ट्रासाउंड में जो साइन देखने को मिलेगा वो टी साइन देखने को मिलेगा। दोबारा बता दूं, अगर क्लीवेज मोरूला स्टेज पे होती है यानी 3 दिन के अंदर होती है तो डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक प्रेगनेंसी होती है, ट्विन पीक ये लैम्डा साइन होता है। अगर ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे होती है 4 से लेकर 7 दिन पे तो मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक होती है, जिसमें ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम होता है और आपको टी साइन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, और अगर क्लीवेज या डिवीजन 8 से लेकर 12 दिन पे हुई है तो मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विन्स आते होते हैं, जिसमें आपको जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है वो है कंप्लीट कॉर्ड इंटैगलमेंट। और अगर डिवीजन अगर 12 दिन के बाद हुई है तो आपको कौन सा ट्विन देखने को मिलती है? कॉन्जॉइंट ट्विन या सियामीज ट्विन देखने को मिलती है। क्लियर, और इस केस में डिलीवरी आपने 32 से लेकर 34वें हफ्ते पे करनी होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने क्या फरमाया है। ओके, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और एक और बात याद रख लेना, जो आपकी जो डाइकोरियोनिक ट्विन्स होते हैं इसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन यूनिक होती है और मोनोकोरियोनिक में क्या होती है? डाइकोरियोनिक में जो यूनिक कॉम्प्लिकेशन होती है कोड इंटैगलमेंट हो सकती है, जबकि मोनोकोरियोनिक ट्विन में ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम, ट्विन एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस ये आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये वाला हो जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट हो गया। ओके, सही है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, रिस्क ऑफ थैलासीमिया इन ऑफस्प्रिंग, अगर दोनों पेरेंट्स को थैलासीमिया माइनर है। अब एक बात याद रखना है कि जो थैलासीमिया मेजर है ना या बल्कि जो थैलासीमिया होता है ये ट्रेट किया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, तो अगर दोनों थैलासीमिया माइनर है तो 25% चांसेस है थैलासीमिया मेजर के। ड्रग टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ओके ठीक हो गया। ओके, अब जो प्री ऑपरेटिव फोलिक एसिड देते होते हैं, अब इसकी डोज याद रखनी है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को भूल जाती है कि कितनी डोज आपने कौन सी कंडीशन में देनी होती है। क्लियर, सही हो गया। अब आपने ना ये जो मैं बोलने वाला हूँ अब इसको सुकून से सुनना है। जो
फोलिक एसिड है इसकी 3 डोजेज आपने रट्टा मारनी है। 400 माइक्रोग्राम जिसको हम 0.4 मिलीग्राम भी कहते होते हैं, दूसरा 4 मिलीग्राम है और तीसरा 5 मिलीग्राम है। दोबारा बता दूं, फोलिक एसिड की आपने 3 डोज रट्टा मारनी है, 400 माइक्रोग्राम, 4 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम। जो 400 माइक्रोग्राम होती है ये इसका क्या यूज़ है, 4 मिलीग्राम का क्या यूज़ है, 5 मिलीग्राम का क्या यूज़ है, रट्टा मार लेना। जो 400 माइक्रोग्राम होती है ये वो डोज होती है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। बिफोर कंसेप्शन देते हैं और आफ्टर कंसेप्शन 3 मंथ्स तक करते होते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करना है लेकिन प्रीवियसली कोई हिस्ट्री नहीं है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, हर प्रेगनेंसी में देना है, तो आपने 400 माइक्रोग्राम देना होता है। लेकिन अगर पहले कभी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो चुका था, रिकरेंस को अवॉइड करना है, तो इस केस में आपने 4 मिलीग्राम का देना होता है। या कोई प्रेग्नेंट फीमेल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इस्तेमाल कर रही है एक्सेप्ट लैमोट्रेजिन में इस्तेमाल नहीं करना। और तीसरा डायबिटिक पेशेंट है, दोबारा बता दूं, 4 मिलीग्राम कब यूज करना है, जब रिकरेंस हो, उसको प्रिवेंट करना हो। नंबर 2 एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इस्तेमाल कर रही है। नंबर 3 डायबिटिक पेशेंट है। और 5 मिलीग्राम का एक ही यूज है, वो है सिकल सेल एनीमिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या फरमाया है। ओके, इसके बाद है कि जो अल्फा बीटा प्रोटीन है ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम के अंदर भी होता है। फर्क ये होता है कि डाउन सिंड्रोम के अंदर ये कम हो जाता है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा होता है। अब डाउन सिंड्रोम के सारे टेस्ट आप अच्छे से पढ़ लेने हैं। लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी कराते होते हैं अल्ट्रासाउंड से। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डबल टेस्ट कराते हैं। डबल टेस्ट में क्या होता है, बीटा एसजी और पैप आ जाता होता है। क्लियर। इसके बाद है सेकंड ट्राइमेस्टर में ट्रिपल टेस्ट, क्वाड्रपल टेस्ट और सीरियल इंटीग्रेटेड टेस्ट होता है। जो ट्रिपल टेस्ट होता है इसमें बीटा एसजी, अल्फा फीटोप्रोटीन और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल है। और अगर मैं इनहिबिन ऐड कर दूं तो आपका बन जाएगा क्वाड्रपल टेस्ट। और अगर मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं पैप ए, तो ये बन जाएगा सीरियल इंटीग्रेटेड टेस्ट होता है। क्लियर। रट्टा मार लेना, बीटा एसजी होता है और इनहिबिन होता है, बढ़ जाते होते हैं। और अल्फा फीटोप्रोटीन अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल डाउन सिंड्रोम में कम हो जाते हैं। ओके, अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग है। फीटल वेलबींग का मतलब होता है फीटस की सेहत चेक करनी है। सेहत कैसे देखोगे फीटल वेलबींग की, जिंदा भी है मुर्दा भी है, कैसा काम कर रहा है फीटस। ओके, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप हार्ट रेट को चेक कर सकते हैं। हार्ट रेट को चेक करने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर आपका पिनार्ड स्टेथोस्कोप है और इनडायरेक्ट के अंदर सीटीजी आ जाती है। और सीटीजी में रट्टा मार लेना है कि सीटीजी में दो चीजें देखते हो, फीटल वेलबींग और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा बायोफिजिकल प्रोफाइल करा लेते होते हैं। ओके, इसके अलावा डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है 3 आर्टरीज का लेते हैं, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी। जो अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर होता है ये किसके लिए लेते होते हैं हम, एफजीआर के अंदर, जिसके अंदर एब्सेंट या रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो मिलता होता है। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर किस कंडीशन में लेते हैं, फीटल एनीमिया में। फॉर एग्जांपल आरएच आइसोइम्यूनाइजेशन के अंदर, जिसमें पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी को देखते हैं। और तीसरा होता है आपका यूट्राइन आर्टरी का डॉपलर, ये किस में लेते हैं, प्री इक्लेम्पसिया के लिए। ओके, इसके अलावा आपने फीटल स्काल्प ब्लड सैंपलिंग करानी होती है। तो कौन कौन से टेस्ट होती है फीटल वेलबींग के लिए, पिनार्ड स्टेथोस्कोप है, सीटीजी है, बायोफिजिकल प्रोफाइल है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड है और फीटल स्काल्प ब्लड सैंपलिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अच्छा, ड्यूरिंग लेबर जो बेस्ट मेथड होता है उसमें सीटीजी होता है। लेकिन ओवरऑल अगर एंटीनेटल बात करें तो बायोफिजिकल प्रोफाइल होती है। अब बायोफिजिकल प्रोफाइल में 5 चीजें होती है। नॉन स्ट्रेस सीटीजी होता है, फीटल टोन, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, फीटल बॉडी मूवमेंट्स आ जाती है। इसके अलावा amniotic फ्लूइड की असेसमेंट आ जाती होती है। टोटल जो स्कोर होता है 10 होता है। अगर 0, 2 या 4 हो रहा है अब नॉर्मल है, 6 आ रहा है कंफ्यूज है, दोबारा करना है। अगर 8 या 10 है तो नॉर्मल होता है। हर पैरामीटर जो 5 पैरामीटर है उनकी 2 वैल्यू होती है, 0 या 2। नॉन स्ट्रेस सीटीजी, नॉन स्ट्रेस का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा एक्सेलरेशन आपको 20 to 30 मिनट्स में देखने को मिल रहा है, तो वो रिएक्टिव का स्कोर 2 होता है। अगर कम है तो स्कोर आपने 0 दे देना है। फीटल टोन में 1 एपिसोड ऑफ लिम्ब फ्लेक्शन आ रही है तो स्कोर 2 है, नहीं आ रही स्कोर 0 आ जाएगा। ब्रीदिंग मूवमेंट 30 से ज्यादा मूवमेंट 30 मिनट के अंदर आए तो उसका मतलब है स्कोर 2 है, नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या करना होता है, ओके, 0 स्कोर दे देना है। इसके बाद फीटल बॉडी मूवमेंट्स है, 30 मिनट के अंदर 3 मूवमेंट आनी चाहिए, आ रहा है तो स्कोर 2 है, नहीं आ रहा तो स्कोर 0 है। एमनियोटिक फ्लूइड की असेसमेंट आपने करनी है। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा की पॉकेट है तो आपने स्कोर 2 देना है, 1 सेंटीमीटर से कम किया स्कोर आपने 0 दे देना है। दिस वाज ऑल अबाउट द बायोफिजिकल प्रोफाइल है। तो 2 स्कोर आपने रट्टा मारनी है। ऑब्स्टेट्र के अंदर एक बायोफिजिकल प्रोफाइल होता है और दूसरा होता है बिशॉप स्कोर। बिशॉप स्कोर तो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए होता है, मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। बेस्ट वे टू असेस एज ऑन द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का एक मेन यूज ये भी होता है डेटिंग स्कैन का, किससे आपने जेस्टेशनल एज कैलकुलेट करनी होती है। ओके, जेस्टेशनल एज होती है कुछ पैरामीटर्स को देखने से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक लेंथ है, क्राउन रैंप लेंथ होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ओवरऑल बेस्ट वेट तो आपका क्राउन रैंप लेंथ आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बात करें CRL है, सेकंड ट्राइमेस्टर में बाइपैराइटल डायमीटर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में फीमर लेंथ होता है। क्लियर, सही हो गया। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फीमर लेंथ होता है। वैसे जो CRL होती है ना अल्ट्रासाउंड में, ओके, इसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है। फॉर एग्जांपल ये 13 पॉइंट ऐसा कुछ होता है कि 14 वीक से लेकर 20 वीक तक जाती है, नहीं बल्कि
13 वीक्स से लेकर 13 वीक्स और 6 डेज ये आपने ऐड करने होते हैं CRL के अंदर, अगर आपने मेजरमेंट्स वगैरह करनी होती है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ही हो जाएगा। इसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, बायोमेट्री वगैरह बोलते होते हैं, बायोमेट्री। ओके, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर है, यानी 14 वीक्स तक हम CRL देखते होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ये 11 to 14 होगा। सेकंड ट्राइमेस्टर में बाइपैराइटल डायमीटर वगैरह देखते हैं, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें फीमेल लेंथ देते होते हैं। इसके अलावा जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो 14 to 20 वीक्स में देखते हैं। जो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस होता है वो साइज के असेसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, FGR को लेबल करने के लिए करते हैं। हेड सर्कमफ्रेंस या एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस एज के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, हेड सर्कमफ्रेंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है, इसमें स्टिल बर्थ आती है, अर्ली न्यूनेटल डेथ आ जाती होती है। स्टिल बर्थ कुछ बुक कहती है कि 22 वीक से लेकर आपका वहां तक होता है, लाइक हम कह सकते हैं कि लेबर के टाइम तक होता है। यानी स्टिल बर्थ प्लस अर्ली न्यूनेटल डेथ और डिवाइडेड बाय टोटल बर्थ और मल्टीप्लाई 1000 से करना होता है, तो उसको बोलते हैं पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट होता है। ओके, और इसका जो फर्स्ट 7 डेज होते हैं ना उसको अर्ली न्यूनेटल पीरियड कहते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपने डक्टस विनोसस को, इससे पहले हमने डक्टस आर्टरियोसिस पढ़ते थे, चलो वही समझ लो, डक्टस आर्टरियोसिस या डक्टस विनोसस, उसको आपने पेटेंट रखना है तो आपने प्रोस्टाग्लैंडिन E2 देना होता है। ओके, लेकिन अगर आपने उसको बंद करना है तो फिर आपने क्या देना है, इंडोमेथासिन देना होता है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, साइंस ऑफ अर्ली डीसेलेरेशन ऑन CTG। ओके, अब CTG में जो डीसेलेरेशन होती है 3 तरह की होती है, अर्ली, लेट और वेरिएबल होती है। अर्ली डीसेलेरेशन ये हेड कंप्रेशन की वजह से होती है, लेट डीसेलेरेशन यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी की वजह से होती है, वेरिएबल डीसेलेरेशन कोर्ट के कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलती होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हमारा टेस्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, हमारा नेक्स्ट आपका है मेडिकल डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी में मेडिकल डिसऑर्डर है। ओके, तो सारा स्टार्ट करते होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट इन केस ऑफ GDM होता है। ओके, ठीक हो गया। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ GDM, तो GDM के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। ओके, ठीक हो गया, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, बुक में लिखा है कि ये तो 16 to 20 में कराते हैं, हालांकि एक जगह पे लिखा है कि 24 to 28 में कराते होते हैं। 16 to 20 जब कराते होते हैं जब रिलेटिवली जब आपको ना हाई रिस्क फीमेल हो उस केस में करते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। इन शॉर्ट बता दूं, GDM को स्क्रीनिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होता है। 50 ग्राम का ग्लूकोज देना होता है 1 घंटे के बाद, और अगर वैल्यू 140 से ज़्यादा किया है तो वो एबनॉर्मल है, तो आपने OGTT कराना होता है। OGTT के अंदर क्या होता है, 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं, 2 घंटे के बाद ग्लूकोज को मेजर करते होते हैं। क्लियर, सही हो गया, ठीक है। अब बल्कि 1 घंटे और 2 घंटे होता है। क्लियर, अब GDM कब लेबल करते होते हैं, जब 1 घंटे का जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है 180 से ऊपर है, 2 घंटे का 153 से ऊपर है। यानी शॉर्ट जो आपका 1 घंटे का होता है वो 10 से ज़्यादा का है, और जो आपका 2 घंटे का है वो 8.5 से ज़्यादा आपको देखने को मिले, तो ये ऑलमोस्ट आ जाता है। व्हाट इज द काज ऑफ GDM, तो GDM का जो मेन काज होता है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होता है। और इंसुलिन की रेजिस्टेंस क्यों हो सकती है, कॉर्टिसोल की वजह से, प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन की वजह से, इंसुलिनेज की वजह से होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और अगर डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल्ड है तो आपने लेबर को इंड्यूस करना होता है 38 से लेकर 39 वीक्स के अंदर। 38 से लेकर 39 वीक्स में आपने लेबर को क्या करना होता है, इंड्यूस करना होता है। क्लियर, इंडक्शन ऑफ लेबर, ये भी आ जाएगा डायबिटीज़ का क्वेश्चन। ओके, सही हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, मैं यहाँ से और चीज़ें देख लूँ, लाइक लीवर डिजीज़ है, जेस्टेशनल एनीमिया है, लीवर डिजीज़ है। ओके, GDM, GDM के जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है ना, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में 2 तरह के क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, नाइस गाइडलाइंस और WHO होता है। नाइस गाइडलाइंस के हिसाब से क्या होता है कि जो होता है ना लाइक फास्टिक ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। ओके, इसका निमोनिक है 5 से 7 8 होता है, 5.6 और 7.8। ओके, जबकि WHO के मुताबिक होता है 5108, इसको रट्टा मारना है। यानी जो फास्टिंग होता है 5.1 होना चाहिए, जो आपका 1 घंटे वाला होता है वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए, और जो 2 घंटे वाला होता है वो 8.5 से ज़्यादा का होना चाहिए। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, और GDM में जो आपका लेबर कहने का मतलब है लेबर को कब इंड्यूस करते होते हैं, ओके, इंड्यूस करते होते हैं 38 से लेकर 39 वीक्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, मेनली 38 वीक पे हम लेबर को क्या करते हैं, इंड्यूस कर देते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन द फीटस। ओके, GDM की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो GDM की कॉम्प्लिकेशन को आपने ना लाइक डिवाइड करना है। फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, न्यू नेट में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और माँ में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और फीटल में जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट रट्टा मारना है, मैक्रोसोमिया होता है। और जब मैक्रोसोमिया होगा तो डिफिकल्ट डिलीवरी होती है, शोल्डर डिस्टोशिया आपको देखने को मिलता है। मैक्रोसोमिया का मतलब है 4 kg से बड़ा बच्चा है। ओके, इसके अलावा और क्या हो सकती है, आपको कुछ डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकती है, कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, VST होती है। मोस्ट स्पेसिफिक बात करें सैक्रल एजेनेसिस होती है। मोस्ट स्पेसिफिक कार्डी के बारे में बात करें तो वो TG होती है। न्यू नेट में क्या देखने को मिलती है, न्यू नेट में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, पॉलीसाइथीमिया, हाइपर बिलिरुबिनीमिया और RDS देखने को मिलता है। माँ के अंदर क्या होती है, ओके, नंबर 1 रट्टा मार लेना, प्री टर्म लेबर हो जाएगा। ओके, पॉलीहाइड्रोमनियाज की वजह से। ओके, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और पॉलीहाइड्रोम
डिसऑटोनिया, इसकी वजह से एब्रप्शन, पीपीएच, कोड प्रोलैप्स भी आपको देखने को मिल सकता है, प्रीक्लैम्सिया हो सकता है। ओके, इसके अलावा थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो ऑलमोस्ट जीडीएफ के सारे एमसीक्यूज पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, उसके बाद ट्रीटमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया HB7 से कम है, HB7 से कम है, दैट मींस सीवियर एनीमिया होता है। ओके, जो प्रेगनेंसी में एनीमिया होता है ना, एनीमिया को कब डिफाइन करते हैं, जब HB11 से कम आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, HB11 से कम हो, जब भी HB11 से कम हो तो उसको एनीमिया लेवल करना होता है। 12 वाली वैल्यू रट्टा नहीं मारनी, 11 वाली रट्टा मारनी है। और अगर HB7 से कम हो तो उसका मतलब सीवियर एनीमिया, उसमें आपने हमेशा पैक्सल ट्रांसमीन आपने देनी होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो कि प्रेगनेंसी में होती है, सीरम फेरेटिन के लेवल आपने कराने होते हैं। इसके अलावा आप फीटल वेलबींग के लिए आप अल्ट्रासाउंड CTG करा लेते होते हैं। ओके, इसके अलावा रट्टा मार लेना कि जो है ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसकी वजह से माँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होती है, उसका निमोनिक स्पाइस, एस से शॉक हो सकता है, पी से पोस्टमार्टम हैमरेज है, आई से इन्फेक्शन हो जाता है, सी से कार्डिक फेलियर है, और ई से क्लैम्शिया या प्रीक्लैम्शिया रट्टा मार लेना। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन का निमोनिक स्पाइस, शॉक, पोस्टमार्टम हैमरेज, ओके, आई से इन्फेक्शन, कार्डिक फेलियर, इक्लैम्शिया आ जाएगा। और फीटल रिस्क इसका निमोनिक है, आई लैप, आई से IUGR, एल से लो बर्थ वेट आ जाएगा, ए से एस्फिक्सिया और पी से प्री मैच्योरिटी आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, सही हो गया, ये भी आपका हो जाएगा। सीरम फेरेटिन लेवल आप करा लोगे। ओके, इसके अलावा एक और डिजीज भी आपका मिल गया है, वो है पेम्फिगस जेस्टेशनिस। पेम्फिगस जेस्टेशनिस के अंदर ब्लिस्टर आपको देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करा देते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर टॉपिकल स्टेरॉइड आते हैं, ओरल प्रेडिनिसोलोन आ जाता है। और प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट होता है, प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है और स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज आ जाता है। इसके बाद डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर प्रीक्लैम्शिया। ओके, ठीक हो गया। प्रीक्लैम्शिया को कैसे डिफाइन करते होते हैं, अच्छा यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है सीवियर हाइपरटेंशन। ओके, अच्छा दोस्तों ये तो सीवियर प्रीक्लैम्शिया की डेफिनेशन होती है। प्रीक्लैम्शिया की ये डेफिनेशन होती है लाइक कि नंबर 1 जो ब्लड प्रेशर है, ओके, यानी हाइपरटेंशन होनी चाहिए। नंबर 1 जो ब्लड प्रेशर है 140/90 से ऊपर होना चाहिए। नंबर 2 4 घंटों का फासला होना चाहिए, 2 सेपरेट ओकेजन पे लेना है। नंबर 2 आपने रट्टा मारना है 0.3 ग्राम पर 24 आवर का प्रोटीन यूरिया होना चाहिए। नंबर 3 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद होना चाहिए, यानी सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में होना चाहिए। नंबर 4 प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव होनी चाहिए। नंबर 5 6th वीक पोस्टमार्टम में ठीक हो जाना चाहिए। ओके, ठीक हो गया। और इसके लिए कौन सा आर्टरी कराते हैं, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर कराते हैं 22 से लेकर 24वें हफ्ते पर। ठीक हो गया। या फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, न्यू ऑनसेट की हाइपरटेंशन है 20वें हफ्ते से ज़्यादा किया है, साथ में या तो प्रोटीन यूरिया 0.3 ग्राम पर 24 आवर का है, या प्लेटलेट 1 लाख से कम हो गया, या क्रिएटिनिन बढ़ गया है, या लीवर का ट्रांसमाइनेसिस बढ़ गया, पल्मोनरी एडिमा है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा है, लाइक हम कह सकते हैं सेरिब्रल विजुअल सिम्टम आपको देखने को मिलते होती है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और याद रख लेना प्रेगनेंसी में जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है, 4 होती है, लेविटिलोल, मिथाइलडोपा, निफेटिपिन और हाइड्रोलाइसिन। ये आपने रट्टा मार लेना होता है। क्लियर, सही हो गया। और इसका मेन ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करो, यानी फॉरन डिलीवरी ऑफ फीटस करा लो। क्लियर। और सीवियर प्रीक्लैम्शिया कब लेबर करते हैं, जब आपको सीवियर सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर CNS की इन्वॉल्वमेंट है तो हेडेक होगा, लीवर की इन्वॉल्वमेंट है एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, रेटिनल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट है तो विजुअल सिम्टम होगी, लाइक फोटोप्सिया, स्कोटोमा, ब्लड विगन, डिप्लोपिया होगा। क्लियर। इसके अलावा हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है, क्लोनस आपको देखने को मिल सकता होता है, तो आपने ये रट्टा मार लेना। ओके, क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और प्रीक्लैम्शिया में अगर मैं सीजर ऐड कर दूँ, टॉनिक क्लॉनिक सीजर ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, इक्लैम्शिया बन जाएगा। और प्रीक्लैम्शिया की एक और कॉम्प्लिकेशन भी होती है, हेल्प सिंड्रोम, हेमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम और लो प्लेटलेट, तो ये हेल्प सिंड्रोम हो जाएगा। ओके, ये बात रट्टा मार लेना, स्मोकिंग इज नॉट एन रिस्क फैक्टर फॉर प्रीक्लैम्शिया। स्मोकिंग की वजह से प्रीक्लैम्शिया नहीं देखने को मिलता होता। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्रीक्लैम्शिया, इक्लैम्शिया सेम है, लेकिन आपने क्या करना होता है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है। हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, आप वही एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऐड करोगे। अब इक्लैम्शिया क्या है, ये ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है, और जब भी कोई ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी होती है, कॉल फॉर हेल्प है, मेंटेन ABCDE, IV लाइन लगाई, IV फ्लूइड दिया, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चलाई है। जो मेन ड्रग होती है वो आपकी लैबिटेलोल होती है, IV लैबिटेलोल आपने चलानी होती है। इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट चलाना होता है। अब मैग्नीशियम सल्फेट होता है सीजर की प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम सल्फेट एक और जगह पे भी इस्तेमाल होगा न्यूरो प्रोटेक्शन के तौर पर, सेरिब्रल पाल्सी को प्रिवेंट करने के लिए RDS के अंदर। ओके, अब जो मैग्नीशियम सल्फेट है ना, ये वेसोडायलेटर होता है। इसकी जो लोडिंग डोज होती है वो 4 ग्राम होती है, मेंटेनेंस डोज क्या होती है 1 ग्राम आपको देखने को मिलती होती है। और अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, कार्डिक अरेस्ट हो जाएगा। और इसमें आपने किन पैरामीटर्स को देखना होता है, नंबर 1 पटेला रिफ्लक्स है, नंबर 2 रिस्पायरेटरी रेट 12 से ज़्यादा का, ये आपने मॉनिटरिंग करनी होती है, यानी रिस्पायरेटरी रेट को 12 से ऊपर रखना होता है क्योंकि रिस्पायरेटरी डिप्रेशन का देती है। इसके अलावा यूरिन आउटपुट है उसको अपने 30 से ऊपर रखना होता है। और नंबर 4 आपने ऑक्सीजन के सैचुरेशन को 96% से अपने ऊपर रखना होता है। क्लियर, सही हो गया। और अगर आपने गलती से ज़्यादा दे दी मैग्नीशियम सल्फेट तो आपने इसको ओवरकम करना होता है। एंटीडोट कैसे देना होता है, आपने लाइक 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट आपने इस्तेमाल करना है, 10%
10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट आपने इस्तेमाल करना होता है, क्लियर। एंड द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट वन सेकंड क्या होगा, अर्जेंट डिलीवरी होगा। अर्जेंट डिलीवरी कब करते हैं, 34 वीक्स पे करते होते हैं। किन कंडीशन में करते हैं, अगर सीवियर प्री इक्लेम्शिया है, दैट मींस 160 से ऊपर का ब्लड प्रेशर है, हेल्प सिंड्रोम है, इक्लेम्शिया है, एंथ्यूरिया है और सिग्निफिकेंट फीटल डिस्ट्रेस है। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन हेल्प सिंड्रोम तो वो क्या होती है, स्ट्रोक या सेरिब्रल हैमरेज आपको देखने को मिलती है। ओके, और इसकी सीवियरिटी को देखने के लिए हम यूट्राइन आर्टरी का डॉपलर कराते होते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ओके, प्री इक्लेम्शिया में आपको क्या मिलेगा, पल्सेटिलिटी बढ़ जाती होती है। 22 टू 24 वीक्स में कराते हैं यूट्राइन आर्टरी का डॉपलर, और इसमें क्या मिलेगा, पल्सेटिलिटी बढ़ जाती है और हाई रेजिस्टेंस वेव फॉर्म आपको देखने को मिलती होती है। और इसकी प्रिवेंशन कैसे करोगे, लो डोज एस्पिरिन से करोगे। ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिया। एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी तो वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन होता है, इट डज नॉट कॉज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, क्योंकि ना प्रेगनेंसी एक हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होती है। प्रेगनेंसी में ना सारे क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाते हैं, सिर्फ 2 के नाम नहीं लेने, वो कौन से है, 11 और 13 होता है। इसके अलावा प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटीथ्रोबिन 3 काम हो जाता होता है। इसके बाद प्रोराइटिस है, डिरेज एलएफटी है प्रेगनेंसी में, प्रोराइटिस और डिरेज एलएफटी है प्रेगनेंसी में, बाइल एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई है, प्रोराइटिस आपको देखने को मिल रहा है। तो एक इसमें होता है आपको ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस में देखने को मिलता है। ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है और स्टिल बर्थ हो सकती है। निमोनिक है पीएसएम, प्री टर्म डिलीवरी, स्टिल बर्थ और मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, फंफिगस जेस्टेशनिस, उसमें भी प्री टर्म डिलीवरी होती है और उसमें एसजीए था, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। लेकिन ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस में पीएसएम है, प्री टर्म डिलीवरी, स्टिल बर्थ और मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है। ड्रग ऑफ चॉइसेस उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड होता है, ओबैटिकोलिक एसिड होता है और डिलीवरी आपने 30 आवर्स लेकर 38 वीक्स में आपने करनी होती है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद इमरजेंसी एंड द पोस्टपार्टम इश्यूज है, ओके, ठीक हो गया। इमरजेंसी, अब जब भी ना कोई ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी वाला आपने पढ़ना होता है तो उसमें आपने कुछ स्टेप्स रट्टा मारने होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। क्या क्या होते हैं, ओके, लाइक रट्टा मार लेना कि सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प है, कॉल फॉर सीनियर हेल्प है, मेंटेन ABCD, एयरवे विद सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल, B से ब्रीदिंग विद वेंटिलेशन, C से सर्कुलेशन विद हैमरेज है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटाना होता है। डिसेबिलिटी में AVPU, अलर्टनेस, वॉइस, ओके, इसके अलावा प्यूपिल और अनरिस्पॉन्सिबनेस, इसको देखना होता है, GCS को देखना होता है। इसके बाद आपने मॉनिटर एंड मेंटेन वाइटल्स और डेफिनेटिव केयर आपने प्रोवाइड करनी होती है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, ओके। ये कुछ ना कॉमन होती है मैनेजमेंट, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछे व्हाट आर द DDs ऑफ मैटरनल कोलैप्स, की माँ कोलैप्स हो चुकी है तो क्या DDs हो सकते हैं, निमोनिक है पाइप, P से प्लेसेंटल एब्रप्शन, I से इन्फॉक्शन लाइक MI है, P से पल्मोनरी बॉलिज्म, E से हो जाएगा इक्लेम्शिया आपको देखने को मिलेगा, क्लियर, सही हो गया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द पाकिस्तान तो वो क्या होती है, हैमरेज होती है। मेनली क्या होती है, पोस्टपार्टम हैमरेज होता है। और जब भी आपने पोस्टपार्टम हैमरेज पढ़ना है तो उसको आपने ना इसके कॉजेज को आपने 4 टीज में डिवाइड करना होता है। पोस्टपार्टम हैमरेज के कॉजेज को कितने में डिवाइड करना है, 4 टीज होते हैं, ओके, ठीक हो गया। और लाइक 4 टीज होते हैं, लाइक टोन, पहले तो टोन है, टोन का मतलब है यूट्राइन एटोनिया, और यूट्राइन एटोनिया का भी जो मोस्ट कॉमन काज होता है, लाइक इसका निमोनिक है MPO, ओके। M से क्या होता है, लाइक मैक्रोसोमिया, P से प्रोलॉन्ग लेबर, ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल किया, इंडक्शन ऑफ लेबर किया, इसकी वजह से यूट्राइन एटोनिया होता है। T से टोन, T से टिश्यू में क्या होता है, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है। T से ट्रॉमा आ जाएगा, और T से क्या हो जाएगा, थ्रोम्बिन, लाइक DIC वगैरह आ जाएगा, या कोआगुलेशन डिसऑर्डर होते हैं। PPH कैसे डिफाइन करते हैं, अगर ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी है, जनरल डिलीवरी में 500, सी सेक्शन के अंदर 1000 और सीजेरियन हिस्टेरेक्टमी में 1500, तो इस केस में आपने PPH लेवल करना होता है। PPH आगे 3 टाइप रट्टा मार लो, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो मैसिव ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज है। प्राइमरी में क्या होता है, अगर ब्लड लॉस 500 से ज़्यादा का है विद इन द 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। सेकेंडरी में क्या होता है, 24 आवर्स से लेकर 6 वीक्स तक होता है, यानी पोस्टपार्टम होता है। कुछ बुक्स 12 वीक्स भी लिख देती है। मेजर ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज कब लेवल करते हैं, नंबर 1 अगर उसका ब्लड लॉस 2.5 से ज़्यादा का है, नंबर 2 5 यूनिट से ज़्यादा ब्लड लग रहे हैं, नंबर 3 कोई कोआगुलोपैथी है। तो क्या क्या 3 पॉसिबिलिटी है जो कि मेजर ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज में आती है, लाइक ब्लड लॉस 2.5 से ज़्यादा का है, नंबर 2 ट्रांसफ्यूजन 5 यूनिट से ज़्यादा की लगनी है, या कोआगुलोपैथी है, तो इसको बोलती है मैसिव ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज है, क्लियर, सही हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो PPH होता है। PPH का जो मोस्ट कॉमन काज यूट्राइन एटोनिया होता है। यूट्राइन एटोनिया का भी मोस्ट कॉमन काज प्रोलॉन्ग लेबर या मैक्रोसोमिया होता है। ड्रग और चॉइस फॉर एटोनी ऑक्सीटोसिन होता है। MMR ये रट्टा मारना है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 178 डेथ पर 1 लाख है। ग्लोबली बात करें तो इन्फेक्शन और जो हैमरेज होते हैं इनकी वजह से डेथ आपको ज़्यादा देखने को मिलती होती है। ग्लोबली तो हैमरेज तो नहीं होगा, हमारे यहीं हैमरेज ज़्यादा कॉमन होता है, क्लियर, सही हो गया, ओके, ठीक हो गया। अब इसकी ना मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, अच्छा मैं थोड़ा बता दूं इसका आपने कैसे पढ़ना होता है, लाइक इसकी पोस्टपार्टम हैमरेज की क्या मैनेजमेंट होती है। सबसे पहले क्या होता है, कॉल फॉर हेल्प होता है। फिर आपने ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। कौन सी होती है, ABCDE होता है। फिर आपने कंजर्वेटिव मेथड से यूट्राइन ब्लीडिंग को रोकना है। वो कौन से कंजर्वेटिव मेथड होते हैं, नंबर 1 यूट्रस की मसाज करनी है, नंबर 2 बाई मैनुअल कंप्रेशन करनी है अगर एटोनी की वजह से है, नंबर 3 यूट्रस में या वजाइना में कोई भी क्लॉट्स है उसको रिमूव करना है। यूट्रस की मसाज किया, बाई मैनुअल कंप्रेशन किया और आपने
क्लॉट्स को रिमूव किया यूट्रस में और वजाइना में। इसके बाद अपने यूट्रोटॉनिक एजेंट इस्तेमाल करने हैं। यूट्रोटॉनिक एजेंट में ऑक्सीटोसिन है। अब इनकी डोज तैयार करनी है क्योंकि ये पूछी जाती है। 5 से लेकर 10 यूनिट इंट्रामस्कुलर या आईवी होता है, 5 से लेकर 10 यूनिट इंट्रामस्कुलर आपको देता होता है, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा ऑक्सीटोसिन आप ऐसे भी दे सकते हो, पहले तो 5 से लेकर 10 यूनिट पड़ा था, 40 यूनिट दे सकते हो इन 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन ओवर द 4 आवर्स, तो 40 यूनिट इन 100 ml ऑफ सलाइन है। इसके अलावा रेक्टल माइजोप्रोस्टोल है। रेक्टल माइजोप्रोस्टोल ऑलमोस्ट डोज होती है ना, वो ये आप देते होते हैं सबलिंगुअल या ओरल देते होते हैं, मेनली रेक्टल देते होते हैं, पर रेक्टल देते हैं माइजोप्रोस्टोल, और ये तकरीबन होती है 1000 माइक्रोग्राम तक होती है। इसके अलावा एक और ड्रग होती है सिंटोमेट्रिन। सिंटोमेट्रिन में एर्गोमेट्रिन और सिंटोसिनोन होता है। एर्गोमेट्रिन के 500 यूनिट होते हैं, 500 माइक्रोग्राम होता है, और सिंटोसिनोन के 5 यूनिट होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। इसके अलावा कार्बोप्रोस्ट है 0.25 मिलीग्राम। अब इनकी वैल्यू रट्टा मारनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। ये बात रट्टा मार लेना, जो एर्गोमेट्रिन होती है ना, अच्छा जो कहने का मतलब है जो रेक्टल माइजोप्रोस्टोल है, अगर प्रीवियसली यूट्रस सकारिंग हो चुकी है तो माइजोप्रोस्टोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। यानी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन बता रहा हूँ। माइजोप्रोस्टोल कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? अगर प्रीवियसली यूट्रस में सकार हो चुका है। एल्गोमेट्रिन कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? अगर हाइपरटेंशन है। कार्बाप्रोस्ट कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? अगर एस्थमा हो चुका है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो आपने जेनिटल ट्रैक या ट्रॉमा को रूल आउट करना है, कोआगुलोपैथी को ठीक करना होता है, और दोबारा सीनियर को बुलाना है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को बुलाना है। और जो सर्जिकल ऑप्शन होती है, ओके, सबसे पहले आपने क्या करनी होती है, आपने क्या करना है, यूट्राइन बैलून इंसर्शन करना होता है। यूट्राइन बैलून इंसर्शन 2 बैलून इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है बकरी बैलून, दूसरा होता है जायडा बैलून, ओके, ठीक है। दूसरा आपने रट्टा मारना है कि आप यूट्रन आर्टरी की एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, कौन सा स्विचर, या इलिक आर्टरी की लाइगेशन कर सकते होते हैं। स्विचर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? बी लिंच स्विचर आप इस्तेमाल करते होते हैं। और लास्ट में हमारा क्या होता है, हिस्ट्रेक्टमी होता है, जो फाइनल ट्रीटमेंट है, ओके, हिस्ट्रेक्टमी कर दो। तो मैकेनिकल यूट्राइन बैलून इंसर्शन कर सकते हैं, इलिक आर्टरी की लाइगेशन कर सकते हैं, यूट्रन आर्टरी की एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, और हिस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारा का सारा हो जाएगा। ओके, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ सिजेरियन सेक्शन है। ओके, सिजेरियन सेक्शन है, उसकी वजह से आपने क्या करा ली, वजाइनल डिलीवरी करा दी, ओके, तो उसकी वजह से यूट्राइन रप्चर हो जाएगा। यूट्राइन रप्चर का जो रिस्क फैक्टर है, सी सेक्शन की वजह से प्रीवियसली यूट्राइन सकार है, क्योंकि कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज है यूट्रस के अंदर, लेबर में आपने ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल कर लिया, इसकी वजह से देखने को मिलता है। क्या साइन सिम्टम होते हैं? नंबर 1, सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलेगा, अचानक के एब्डोमेन में पेन बढ़ना शुरू हो गया है। नंबर 2, फीटल पार्ट्स में भी इजीली पाल्पेबल, जो फीटल पार्ट्स है वो इजीली पाल्पेबल हो जाएंगे, ओके, अचानक एब्डोमिनल पेन हुआ, फीटल पार्ट्स पाल्पेबल है, ओके। फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा कि फीटल ब्रैडिकार्डिया, लेट डिसेलरेशन देखने को मिल सकती है, या वेरिएबल डिसेलरेशन देखने को मिल सकती है, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, और मास शॉक में चली जाती है। मैनेजमेंट क्या होती है इसमें? मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो इसमें सिनेरियोस में क्या कैच पॉइंट होते हैं? इसमें क्या होगा, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट हो गया, फीटल डिस्ट्रेस हो गया, लॉस ऑफ फीटल स्टेशन है, फ्री फ्लूइड इन द पेरिटोनियम है, मैटरनल हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, रिससिटेशन करोगे, फौरन ही आप लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करोगे, यूट्रस को रिपेयर करोगे। क्लियर, ठीक हो गया। और मेन जो ट्रीटमेंट होता है ना, वैसे मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो लैप्रोटमी होता है, ठीक हो गया। तो और ताकि यूट्रस को रिपेयर करे, या फिर सीधा हिस्ट्रेक्टमी कर देंगे, ओके, ओके। नेक्स्ट है टेंडर एब्डोमन है विद एब्सेंट फीटल हार्ट साउंड है, और वजाइनल ब्लीडिंग है, ओके, ठीक है। टेंडर एब्डोमन है यानी एब्डोमिनल पेन है, ओके, टेंडरनेस है, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट है, दैट मींस ये जो ब्लीडिंग है फीटस को नुकसान पहुंचा रही है, ओके। और वजाइनल ब्लीडिंग है, पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग है, वुडी हार्ट यूट्रस है, तो ये प्लेसेंटल अब्रप्शन में आपको देखने को मिलता होता है। प्लेसेंटल अब्रप्शन क्या होता है? प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मल साइटेड प्लेसेंटा होता है, कि नॉर्मली प्लेसेंटा अटैच था, ओके, वो प्री मैच्योरली सेपरेट हो गया। अब इसकी क्लासिफिकेशन होती है जिसको बोलते हैं पेज क्लासिफिकेशन। ग्रेड 0 का मतलब है रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट है, ग्रेड 1 का मतलब है फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल है, ग्रेड 2 का मतलब है फीटल हार्ट साउंड यानी फीटल डिस्ट्रेस है, ग्रेड 3 का मतलब है फीटल डेथ वगैरह हो चुकी है। अब इसके रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग है, एब्डोमिनल ट्रॉमा, प्रीक्लैम्सिया, कोकेन, एंटीकोगुलेंट थेरेपी या पॉलीहाइड्रोमियास होता है। जो प्लेसेंटल अब्रप्शन 2 तरह का होता है, रिवील्ड और कंसील्ड। रिवील्ड के अंदर जो ब्लीडिंग होती है नजर आ रही होती है, ओके, जबकि कंसील्ड के अंदर क्या होती है, पेन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और ब्लीडिंग आपको नजर नहीं आ रही होती। मेन जो चीज़ रट्टा मारनी है, सडन ऑनसेट होता है, पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, यूट्रस टेंडर हार्ट वुडी हार्ट होता है। इसके अलावा आपको हाइपोवोलेमिक शॉक के फीचर मिलते हैं, हाइपोटेंशन, स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, और फीटल मूवमेंट्स क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी, और सीटीजी में आपको फीटल कंप्रोमाइज मिल सकता होता है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन अपनी टोटल बल्कि ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराना है, फिर इसके बाद कंफर्मेशन के लिए ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड आपने करा लेना होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर कोई पेन नहीं होता, फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल होती है, ठीक हो गया। क्लियर, यानी प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है। उसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं, प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यूट्राइन एनॉमलीज है, ओके। और प्लेसेंटा प्रीविया क्या डिफरेंट होता है, लेकिन रट्टा मार लेना, टोटल हो सकता है, पार्शियल हो सकता है। क्लियर, इसमें पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है, यूट्राइन टेंडरनेस नहीं होती, यूट्रस सॉफ्ट होता है, रिलैक्स होता है, लो लाइव प्लेसेंटा मिलेगा अल्ट्रासाउंड के अंदर, वो भी ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के अंदर। क्लियर,
ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, जबकि वाजा प्रीविया के अंदर क्या होता है, वाजा प्रीविया के अंदर ना आपको क्या मिलेगा, रप्चर ऑफ वेसल्स होगी ऑन द फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा के प्लेसेंटा की जो फीटल साइड है उस पर आपको रप्चर ऑफ वेसल्स आपको देखने को मिलेगी। ओके, ठीक हो गया। और इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं क्या, सुकनचुडेट प्लेसेंटा या विलामेंटस इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आपको देखने को मिलता है। इसमें जो क्लासिकल ट्रायड होता है, और जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होगी स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस, उसके बाद फ्रेश पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होगी, फीटल कंप्रोमाइज या ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बाद फ्रेश पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग है और फीटल ब्रेडिकार्डिया, तो ये आपको देखने को मिलता है वाजा प्रीविया के अंदर। ठीक हो गया। ओके, इसमें आपने क्या करना होता है, आपने फॉरन डिलीवरी कर देनी है अगर फीटल ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिल रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट एब्सेस, तो ब्रेस्ट एब्सेस लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस होती है, स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होती है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन कंडेंसिंग एंड ड्रेनेज आपने करना होता है। ओके, मास्टाइटिस में आपने एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक देनी है। एंटीबायोटिक कौन से देते होते हैं, फ्लूक्लोक्सासिलिन आपने देनी होती है। ओके, जो कि स्टाफिलोकोकस ऑरियस को मारती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द वैजिनल एग्जामिनेशन प्रीवियस में कभी भी नहीं करना, अदरवाइज ना बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद हम लेबर वाले टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। एनेस्थीसिया और चॉइस फॉर द लेबर, तो वो कौन सा होता है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होता है। ओके, ठीक हो गया, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है। अब एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बारे में कुछ पॉइंट्स आपने पढ़ लेने हैं। ओके, लाइक एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में हम कह सकते हैं कि इसकी क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, क्या इंडिकेशन होती है, और क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती होती है। ओके, तो पहले तो रट्टा मारना है कि एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस होता है फॉर द लेबर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रट्टा मारना है कि इसकी क्या इंडिकेशन होती है, किस कंडीशन में आप एपिड्यूरल को प्रेफर करोगे। ओके, लाइक नंबर 1 आपको क्या होगा अगर प्रोलॉन्ग लेबर है। नंबर 2 मैटरनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है। नंबर 3 ओके मल्टीपल प्रेगनेंसी है। इस केस में एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते होते हैं प्रोलॉन्ग लेबर में, मल्टीपल प्रेगनेंसी में या प्री क्लैम्शिया में। ओके, आप इसको आप 3P से भी रट्टा मार सकते हो, प्री क्लैम्शिया, प्रोलॉन्ग लेबर है, इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी ज़्यादा है। ओके, इसके अलावा क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, उसका मिमोनिक है चिल्स, सी से कोआगुलेशन डिसऑर्डर, एच से हाइपोवोलीमिया, आई से इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्टाफ है। ओके, एल से लोकल और एस से क्या होगा, सिस्टमिक सेप्सिस हो जाएगा। और क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती है, लाइक स्पाइनल हेडेक होता है, ड्यूरा के पंक्चर की वजह से आपको देखने को मिलता है, जब नीडल गलती से सबरेक्टाइल स्पेस में चली जाती है। और अगर किसी को हो गया स्पाइनल हेडेक तो बेड रेस्ट करना है, आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं और एपिड्यूरल ब्लड पैच देना होता है। इसके अलावा ब्लड डिसफंक्शन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। ओके, ये पॉइंट्स हो जाते हैं। और जो ओपियाइड एगोनिस्ट होते हैं ये अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन द इन्फेंट। इसके अलावा मैटरनल ड्राउजीनेस, सिडेशन हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग, ये सबसे ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, नोजिया वॉमिटिंग कॉन्स्टिपेशन है। इसके बाद बेस्ट मेथड टू इवैल्यूएट फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर है। इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है, प्लान्ड इनिशिएशन ऑफ लेबर प्रायर टू इट्स स्पॉन्टेनियस ऑनसेट, के लेबर को आपने इंड्यूस करना शुरू कर दिया है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, तो वो पोस्ट ऑफ प्रेगनेंसी होती है। पोस्ट ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है कोई भी प्रेगनेंसी जो 42 वीक्स के बाद चलेगी है तो उसको बोलते हैं पोस्ट ऑफ प्रेगनेंसी होती है। इसमें आपने करना होता है, क्लियर, सही हो गया। ओके, इसके अलावा अगर किसी की ना प्रोम हो चुका है, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, ओके, किसी की मेम्ब्रेन पहले फट गई है तो आपने इंडक्शन ऑफ लेबर कर लेना होता है। क्यों, क्योंकि जितना आपने देर करोगे ना उतना कोरियोम्योनाइटिस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो आप 24 आवर्स के अंदर आपने करना होता है इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा अगर डायबिटीज मेलाइटिस है, इंडक्शन ऑफ लेबर 38 पे करते हैं। प्री क्लैम्शिया है तब भी 38 पे करते हैं। इंट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, इस केस में भी करते हैं। निमोनिक है PID, पी से प्री क्लैम्शिया, इंट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी और डायबिटीज मेलाइटिस, इन तीनों में इंडक्शन ऑफ लेबर 38 वीक्स पे करते होती है। इसके अलावा FGR है, सस्पेक्टेड फीटल मैक्रोसोमिया है, इस केस में आपने क्या करना होता है, इंडक्शन ऑफ लेबर आपने करना होता है। एंड व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिसमें आपने कभी भी नहीं करना, लाइक प्लेसेंटा प्रीविया है, फीटल कंप्रोमाइज है। इसके अलावा अगर कोई डिटोरिएटिंग मैटरनल कंडीशन है, वो डिटोरिएटिंग मैटरनल कंडीशन क्या हो सकती है, APH है, प्री क्लैम्शिया या कार्डिक डिजीज है। ओके, इन शॉर्ट प्लेसेंटा प्रीविया या फीटल कंप्रोमाइज में या मैटरनल कंप्रोमाइज में आपने नहीं करना होता। ओके, और आपने ना सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए एक स्कोर को यूज करते हैं, वो है बिशॉप स्कोर। अगर स्कोर 8 से ऊपर है तो जो होगा ना वो फेवरेबल सर्विस है फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर। अगर स्कोर 8 से कम है तो वो सर्विस फेवरेबल नहीं है। ओके, इसमें टोटल स्कोर 13 होता है क्लियर इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर। ठीक है, अब इसमें रट्टा मार लेना, मैं आपको बता देता हूँ 5 चीजें होती है। मिमोनिक DLCPS, D से डायलेटेशन, L से लेंथनिंग, C से कंसिस्टेंसी, P से पोजीशन और S से स्टेशन आ जाता होता है ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। क्लियर, सही हो गया। अब इसकी वैल्यूज है, इसकी वैल्यूज फिर कभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा टेबल दिखा के, लेकिन अभी यहाँ पे ओरली बताने का फायदा नहीं है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। अच्छा, मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, नंबर 2 ऑक्सीटोसिन है, नंबर 3 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 दे सकते हैं, नंबर 4 मेम्ब्रेन स्वीपिंग वगैरह कर सकते होते हैं। एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, ज़्यादा पेन होता है, ज़्यादा एपिड्यूरल एनाल्जेसिया चाहिए, और अगर ये फील हो गया तो C सेक्शन हो जाएगा। और अगर आपने फीटल हेड की इंगेजमेंट से पहले ही आपने क्या कर दिया, मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया, तो कोड का प्रोलैप्स भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, इसके अलावा यूट्रस का रप्चर हो सकता है अगर प्रीवियसली C सेक्शन की हिस्ट्री थी, या यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन हो सकता है। यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन 5 से ज़्यादा है पर 10 मिनट। ओके, नॉर्मल कितनी होती है,
नंबर 4 to 5 होती है। अगर 5 से ज़्यादा हो जाए तो वो उसको बोलते हैं यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन। इसको ठीक करने के लिए टोकोलिटिक्स देते हैं और बीटा 2 एगोनिस्ट देते होते हैं। क्लियर। इसके बाद है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ओके, लेबर की 3 स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज होती है। ओके, लेबर के स्टेजेस आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। ओके, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है ना, ये ऑनसेट ऑफ लेबर से लेकर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विस तक होता है। इसमें लेटेंट फेज और एक्टिव फेज होता है। जो लेटेंट फोर्स है तो लेटेंट फेज होता है वो 3 से लेकर 8 घंटे का होता है। एक्टिव फेज 2 से लेकर 6 घंटे का होता है। जो लेटेंट फेज होता है टाइम ऑफ ऑनसेट से लेकर 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑफ सर्विस तक होता है। और लेटेंट फेज में ही सर्वाइकल इफेसमेंट आपको देखने को मिलती है। जो एक्टिव फेज होता है ये लेटेंट फेज से लेकर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विस तक होता है। ओके, इसमें जो सर्विस की डायलेटेशन होती है हर 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर की होती है। 2 से लेकर 6 घंटे का होता है। स्टेज 2 में क्या होता है, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विस से लेकर डिलीवरी ऑफ फीटस तक। और ये प्राइमरी में 2 घंटे और मल्टी में 1 घंटे का होता है। इसमें 2 फेज होती है, पैसिव फेज और एक्टिव फेज होता है। पैसिव फेज में जो वो होता है ना फीटल हेड होता है वो मैटरनल पेल्विस में हाई इन पोजीशन होता है और इसमें कोई मैटरनल अर्ज नहीं होती, मैटरनल पावर नहीं होती, पुश नहीं होती। एक्टिव स्टेज में क्या होता है, फीटल हेड लो इन पेल्विस होता है, इंगेजमेंट हो चुकी होती है और इसमें मैटरनल पुश होती है। जो थर्ड स्टेज होता है ना ये डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा तक होता है। ओके, इसका ड्यूरेशन रट्टा मार लेना कि एक्टिव मैनेजमेंट में 30 मिनट्स और फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट में 60 मिनट्स होता है। प्रोलॉन्ग लेबर कब डिफाइन करते हैं, अगर नली पैरस में लाइक या नली पैरस या प्राइमरी ग्रेविटी में 12 और मल्टी में क्या होते हैं 8 घंटे होते हैं। वो प्रेसिपिटोस लेबर कब डिफाइन करते होते हैं, अगर फीटस के एक्सपल्शन हो गया 3 घंटों के अंदर तो उसको प्रेसिपिटोस लेबर वगैरह डिफाइन करते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। तो जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है, ओके, उसमें क्या क्या चीज़ आ जाती होती है। इसमें आप क्या दोगे, 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन IM दे दोगे जब इंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो चुका है। नंबर 2 कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन करोगे और नंबर 3 क्या होगा, अर्ली कोड क्लैंपिंग एंड कटिंग वगैरह कर दोगे। एंड व्हाट आर द साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड है, सडन गश ऑफ ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटल ब्लड है, राइजिंग ऑफ द फंडस टू अबव द अम्बिलिकस है और चौथा क्या होता है, फंडस हार्ड और ग्लोबुलर आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद बेस्ट वे टू मॉनिटर वुमेन एंड द फीटस ड्यूरिंग द लेबर, तो वो क्या होता है, पार्टोग्राम होता है। पार्टोग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है, लेबर की प्रोग्रेस को देखने के लिए इस्तेमाल का होता है। क्लियर, ठीक है। इसमें आप फ्रीक्वेंसी या स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ले लेते हैं। अब पार्टोग्राम के ना कंपोनेंट्स एग्जाम में कभी बार पूछे जा सकते होते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं पार्टोग्राम के, लाइक इसमें ना पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन होता है, इसके अलावा रट्टा मारना है PTM, P से क्या होता है, प्रोग्रेशन ऑफ लेबर, T से क्या होता है, टाइम होता है, M से क्या होता है, मेडिकेशन होता है। इसके अलावा फीटल वेलबींग और मैटरनल वेलबींग को देखना होता है। फीटल वेलबींग को देखने के लिए फीटल हार्ट रेट है जो कि 30 मिनट्स के इंटरवल पे ली जाती होती है। टाइम होता है 1 घंटे के इंटरवल से, फीटल हार्ट रेट होता है 30 मिनट्स के इंटरवल से होता है। और इसके अलावा फीटल वेलबींग के अंदर एक और चीज़ भी आ जाती है, मेम्ब्रेन का स्टेटस, लाइक I है तो उसका मतलब है इंटैक्ट, C का मतलब है क्लियर लाइकर है, M का मतलब है मेकोनियम स्टेट है। ठीक हो गया। इसके अलावा मैटरनल वेलबींग को देखने के लिए आप ब्लड प्रेशर, पल्स, यूरिन और टेम्परेचर वगैरह करा लेते हैं। और पार्टोग्राम कब फिल करते हैं, एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में करते होते हैं। एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टोग्राम, लाइक विजुअल असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर, प्रोग्रेस ऑफ लेबर को देखने के लिए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स की चार्टिंग के लिए, मैटरनल या फीटल कंडीशन को देखने के लिए, और रिकॉग्निशन ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ लेबर, कि अगर कोई स्लो प्रोग्रेस हो रहा है तो आप टाइमली इंटरवीन कर सकते होते हैं। क्लियर। इसके बाद एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वजाइनल डिलीवरी। ओके, अगर प्रीवियसली सी सेक्शन हो गया, वैसे कुछ वो कहती है कि वी बैक करवा सकते हैं वजाइनल डिलीवरी आफ्टर द सीजरियन सेक्शन, लेकिन वो काफ़ी केयरफुल कराना होता है, अदरवाइज ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि वो क्या हो सकता है, यूट्रस का रप्चर आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, सही हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं एबनॉर्मल लेबर वाला टॉपिक है, तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, चलो जितना भी लिखा है करना ही पड़ेगा। ओके, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम, लाइक पहले मैं यहाँ से निकालूँ, ठीक हो गया। ओके, एबनॉर्मल लेबर, तो नॉर्मल प्रेजेंटिंग डायमीटर ड्यूरिंग का लेबर होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको अपने ध्यान से सुनना है, यहाँ से कंफर्म एक आधा MCQ जरूर आएगा। ओके, पहले पेल्विस की, फीमेल की पेल्विस की टाइप्स बता देता हूँ। फीमेल में जो पेल्विस होता है वो 4 तरह का हो सकता है, गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिप्लॉइड होता है। क्लियर। जो गायनोकॉइड पेल्विस होता है ना, मोस्ट कॉमन पेल्विस होता है और ये फेवरेबल पेल्विस होता है। इसका जो इनलेट होता है राउंड इनलेट होता है और इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो लार्ज होता है और ये मोस्ट फेवरेबल टाइप ऑफ पेल्विस होता है। पहला तो ये हो गया पॉइंट। एंड्रॉइड पेल्विस मेल पेल्विस होता है। क्लियर। इसका जो इनलेट होता है राउंड नहीं होता, ट्राइंगुलर इनलेट होता है और इसमें डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद एंथ्रोपॉइड है। एंथ्रोपॉइड में इसमें ओपी पोजीशन हो जाती है। ओपी कौन सी पोजीशन है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है। इसमें ना ये वाइडनिंग होती है एंटीरियर पोस्टीरियरली। ओके, लॉन्ग और ओवल इनलेट देखने को मिलता है। इसके बाद प्लेटिप्लॉइड है। प्लेटिप्लॉइड को फ्लैटेंड गायनोकॉइड पेल्विस पे कहते होते हैं। प्लेटिप्लॉइड में आपको ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। ठीक हो गया। तो एंड्रॉइड पेल्विस में कौन सी होती है, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट है। एंथ्रोपॉइड में ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है और ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स प्लेटिप्लॉइड में देखने को मिलता है। पहले तो ये रट्टा मार लिया। दूसरा आपने रट्टा मार लेना है कि जो स्कल के डायमीटर होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ना
जो डी अगर वेल फ्लेक्स्ड हेड है तो इसमें जो डायमीटर होता है वो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होता है और वो 9.5 का होता है। सबसे फेवरेबल डायमीटर या नॉर्मल प्रेजेंटिंग डायमीटर यही होता है जो कि कीफैलिक प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो जो कीफैलिक प्रेजेंटेशन है, और अगर कीफैलिक प्रेजेंटेशन है, पोजीशन आपकी कौन सी है, लाइक हम कह सकते हैं ऑक्सीपिटो इंटीरियर है, एटीट्यूड क्या है, वेल फ्लेक्स्ड है, डायमीटर कौन सा है, ऑक्सीपिटो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक है, और डायमीटर है कितना, 9.5 होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो ब्रो प्रेजेंटेशन है, ब्रो प्रेजेंटेशन में जो डायमीटर होता है वो वेंटो वर्टिकल होता है, 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ लेकिन 13.5 यहाँ पर है। चलो ठीक है, 13.5 होता है। इसको हम ठीक हो गया। और ये कभी भी वजाइनल से डिलीवर नहीं हो सकता। ऑक्सीपिटो वेंटो वर्टिकल भी कहते होते हैं। जो फेस प्रेजेंटेशन है इसमें कंप्लीट एक्सटेंशन होती है, जो डायमीटर होता है वो सब मेंटो ब्रैग्मेटिक होता है, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक होता है। यानी जो ब्रो प्रेजेंटेशन है इसमें मेंटो वर्टिकल होता है, फेस में कौन सा होता है, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक होता है, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। 9.5 सेंटीमीटर का होता है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। ओके, फेस को हम हाइपर एक्सटेंडेड भी कहते हैं, ब्रो को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड पोजीशन। मैनेजमेंट इन केस ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म लेबर ड्यू टू सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है तो इसमें आप क्या करते होते हैं, सर्वाइकल सर्कलाज इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है तो आपने क्या करना होता है, सर्वाइकल सर्कलाज आपने इस्तेमाल करना होता है। ओके, सर्वाइकल सर्कलाज के बारे में यहाँ पे एक एमसीक्यू पॉइंट लिखा हुआ है। लाइक हम कह सकते हैं कि जो सर्वाइकल सर्कलाज होता है कब करते होते हैं और रिमूव कब करते होते हैं। जो सर्वाइकल सर्कलाज होता है ना, ओके, सर्वाइकल सर्कलाज में सर्जिकल स्यूचर इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्विस की ओपनिंग को क्लोज करे। ये प्री टर्म लेबर के रिस्क को कम कर देता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। अब इसके जो रूट्स होते हैं ट्रांस वेजाइनल से कर सकते हैं और ट्रांस एब्डोमिनल से कर सकते हैं। ट्रांस वेजाइनल में जो मोस्ट कॉमन होता है मैकडोनाल्ड स्यूचर होता है। मैकडोनाल्ड स्यूचर में जो स्यूचर होता है वो इंटरनल ओस के राउंड लगाते होते हैं। कब लगाते हैं, 12 से लेकर 14 हफ्ते पर। रिमूव कब करते हैं, 36 से लेकर 38 के अंदर। What are the indication of cervical cerclage? अगर मल्टीपल मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस है, अगर मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस है, नंबर 2 मल्टीपल प्री टर्म बर्थ है, यानी मल्टीपल मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस हो गया या प्री टर्म बर्थ है, सर्वाइकल डायलिटेशन है इन द एब्सेंस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, के डायलिटेशन है लेकिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही, और सर्विस की शॉर्टनिंग है। सर्विस की शॉर्टनिंग का मतलब है 2.5 सेंटीमीटर से कम है। क्लियर, और प्रीवियस हिस्ट्री या प्री टर्म लेबर की। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो क्या इंडिकेशन होती है सर्वाइकल सर्कलाज की, मल्टीपल मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस है, मल्टीपल प्री टर्म बर्थ है, सर्वाइकल डायलिटेशन है लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, और सर्वाइकल शॉर्टनिंग है 2.5 सेंटीमीटर से कम किया। क्लियर, ठीक हो गया। और इसके अलावा और कैसे प्रिवेंट कर सकते हो प्री टर्म लेबर को, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल दे दोगे, प्रोजेस्टेरॉन इंट्रामस्कुलर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कैप्रोइड, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कैप्रोइड, ये रिकरेंस को प्रिवेंट कर सकता है। और ये प्रिडिक्ट कैसे करोगे कि ये क्या हो सकता है कि प्री टर्म लेबर हो सकता है। नंबर 1, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करा लोगे सर्विकल लेंथ पर। ओके, ठीक हो गया। नॉर्मल जो सर्विस की लेंथ होती है वो क्या होती है, 35 मिलीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर होती है। ओके, शॉर्ट सर्विस कब डिफाइन करोगे, 16 से लेकर 24 हफ्तों के ऊपर जो सर्विस की लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम हो गया या 25 मिलीमीटर से कम हो गया तो इसको क्या लेबल करते हो, शॉर्ट सर्विस आप लेबल करते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। जो सर्विस की शॉर्टनिंग होती है, इफेसमेंट होती है, ये वो प्रोसेस है जो कि प्री टर्म लेबर कराता है। और सर्विस की शॉर्टनिंग कैसे डिफाइन करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर या 25 से कम हो जाए एट द 16 to 24 वीक्स है। दूसरा एक और टेस्ट कराते हैं, फ्यूचर फाइब्रोनेक्टिन होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ये वो प्रोटीन है जो कि सर्वाइको वेजाइनल फ्लूइड में आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, अभी पता रट्टा मार लेना कि जो है ना शॉर्ट सर्विस, उसको डिफाइन किया था हमने 16 से लेकर 24वें हफ्तों पर, लेकिन जो फीटल फाइब्रोनेक्टिन होता है वो 22 से लेकर 36 वीक्स में देखने को मिलता है, 22 to 36 वीक्स में देखने को मिलता होता है। अगर ये आ गया तो इसका मतलब है प्री टर्म लेबर होता है। क्लियर, यानी प्री टर्म लेबर विद इन द 7 to 10 डेज में होने वाला है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। और प्री टर्म लेबर को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते होते हैं, आप मेटर्नल स्टीरॉइड देते होते हैं। मेटर्नल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दो तरह के होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, कोरियमनियोनाइटिस के अंदर। क्या एजेंट इस्तेमाल करते हैं स्टीरॉइड्स में, बैक्लो बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। जो बीटामेथासोन अल्ट्रा को चॉइस होती है, 2 डोजेज देनी होती है, 12 mg। ओके, 24 आवर्स अपार्ट। ठीक हो गया। ओके, 24 आवर अपार्ट होती है। जबकि डेक्सामेथासोन की 4 डोजेज देनी होती है हर 6 घंटों के बाद, और 12 आवर अपार्ट आपने देनी होती है। क्लियर, सही हो गया। स्टीरॉइड आप 7 डेज ऑफ डिलीवरी के अंदर भी दे सकते होते हैं। क्लियर, और इसके अलावा टोकोलिटिक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्री टर्म लेबर में। कौन सी होती है, मैग्नीशियम सल्फेट होती है। मैग्नीशियम सल्फेट सेरेब्रल पाल्सी को प्रिवेंट करती है, लेकिन क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, पल्मोनरी एडीमा देखने को मिल सकता है। बीटा 2 एगोनिस्ट है, इनकी क्या कॉम्प्लिकेशन है, वन सेकेंड, पल्मोनरी एडीमा, आरडीएस, नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस और इंट्रा वेंट्रिकुलर हैमेज है। और इन्हीं 3 कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करना है तो वो कौन सी होती है,
अवॉइड करने के लिए अटोसिबान इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 कॉम्प्लिकेशन क्या है, आरडीएस, नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है। इन शॉर्ट जो टोकोलिटिक्स होती है, मैग्नीशियम सल्फेट है, बीटा 2 एगोनिस्ट है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेस इनहिबिटर है, ओके, लाइक एनसैड एंडोमेथासिन इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, लाइक अटोसिबान वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पीरियड टर्म लेबर है। इसके बाद डिग्री ऑफ पेरिनियल टियर, ओके, इन्वॉल्विंग द पेरिनियल मसल होता है, ठीक हो गया, ओके। अभी थोड़ा सा एपिजियोटमी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, ओके। तो अगर सेकंड डिग्री को इन्वॉल्व करा है पेरिनियल मसल को विदाउट द स्फिंक्टर, तो सेकंड डिग्री का आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया, ओके। मैं पहले यहाँ से निकाल दूँ ताकि ना मैं कुछ और एमसीक्यू पॉइंट भी आपको बता दूँ, ओके। इन्फेक्शन इन द गायनाकोलॉजी है, इसके बाद ऑपरेटिव इंटरवेंशन होती है, ओके, ठीक है। अच्छा, एपिजियोटमी को ना हम सेकंड डिग्री टियर भी कहते होते हैं। एपिजियोटमी क्या सेकंड डिग्री टियर होता है। जो पेरिनियल इंजरी होती है, अगर स्किन को इन्वॉल्व करा तो वो फर्स्ट डिग्री होता है। अगर ये पेरिनियल मसल को इन्वॉल्व करा, स्फिंक्टर को इन्वॉल्व नहीं करा तो वो सेकंड डिग्री है। अगर स्फिंक्टर को इन्वॉल्व करा तो वो थर्ड डिग्री होता है। 3 जब लेबर करते हैं तब लेस देन 50% ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है। 3B कब लेबर करते हैं, मोर देन 50% है। 3C कब लेबर करते हैं, तब दोनों आ जाती है। फोर्थ डिग्री के अंदर स्फिंक्टर के अलावा पेरिनियल फेशिया और रेक्टल का म्यूकोसा आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट फॉर ब्रीच प्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल केफालिक वर्जन होती है और आपने वजाइनल डिलीवरी नहीं करना होता फुटलिंग ब्रीच के अंदर।